नमस्कार साथियों। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रेमचंद द्वारा रचित दो बेलों की कथा कहानी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कक्षा 9 में लगी हुई जो कक्षा 9 में है उसका पहला अध्याय है, गद्य जो भाग है, गद्य भाग का कक्षा 9 का पहला अध्याय है और उसमें एक कहानी है प्रेमचंद की दो बेलों की कथा। तो दो बेलों की कथा की कहानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दो बेलों की कथा। प्रेमचंद क्या है? ये कहानी है। किस कक्षा की है? कक्षा 9। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। कक्षा 9 क्षितिज भाग 9 सॉरी कक्षा 9 और क्षितिज भाग 1। तो आपको बता देना चाहता हूं कि कक्षा 9 में दो किताबें लगती है। कौन कौन सी? एक तो क्षितिज भाग 1 और दूसरी कृतिका भाग 1। यह है कक्षा 9 की। तो यही किताबें कक्षा 10 में भी लगती है। कक्षा 10 में क्या हो जाता है? क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। इस तरह से ये किताबें लगती है कक्षा 9 और 10 में। और ये जो किताबें हैं या ये जो अध्याय है ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड से हिंदी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कौन सी है? प्रेमचंद की कथा दो बेलों की कथा। प्रेमचंद की कहानी दो बेलों की कथा। तो जो दो बेलों की कथा है उसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो एक बार मैं कथा को थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि कथा क्या है। दो बेलों की कथा, जो दो बेलों की कथा है वो प्रेमचंद जी ने मतलब जो जिस समय लिखी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर लिखी थी भी, स्वतंत्रता। तो दो बेलों की कथा हमें ये प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता के लिए हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे जो समय है वो कितना ही प्रतिकूल या विपरीत क्यों ना हो। हमें प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए और जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं वो अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो बेलों के माध्यम से यह बताया है और आपने विद्यार्थी जीवन के लिए भी यह प्रेरणादायक है कि जो व्यक्ति इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार दोनों बेलों के सामने अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती है लेकिन कभी भी वो हौसला नहीं छोड़ते और हर बार उन परिस्थितियों से वो जीत जाते हैं। तो विद्यार्थी के लिए भी कि बहुत सारी समस्याएं जीवन के अंदर आती रहती हैं, समस्याएं आती हैं, तो विद्यार्थी को कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उसे जीत प्राप्त हो सके। तो दो बेलों की कथा है उसे 5 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला तो यह है कि जिसके अंदर जो प्रेमचंद जी है वो भूमिका बनाते हैं। तो भूमिका बनाते हुए वो गधे से शुरू करते हैं। गधे के बारे में बताते हैं कि गधा सबसे जो शांत जीव है जो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। तो गधे के माध्यम से, लेकिन वो बैल के बारे में बताते हैं कि गधे क्या मतलब भाई के रूप में ही बैल को जाना जाता है लेकिन बैल थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा देता है। तो इसके साथ साथ फिर वो चलते हैं इसी कड़ी में वो बताते हैं कि जिस तरह से जो ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि जो ज्यादा गधा जितना ज्यादा शरीफ है इसीलिए उसे बेवकूफ कहा जाता है। तो जो जितना शरीफ है या जो जितना शांत है उसको उतना ही बेवकूफ कहा जाए। जैसे कि अफ्रीका के अंदर मतलब भारतीयों के साथ होता है या दूसरे देशों में भारतीयों के साथ रहता है कि मान लो भी वो शराब नहीं पीते, वो धन इकट्ठा करते हैं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो आने वाले समय के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं बुरे समय के लिए। तो इसलिए लोग उनको बेवकूफ कहते हैं या उनको पसंद नहीं करते। तो ऐसी जो कहानियां है वो उसके अंदर बताई गई है प्रथम भाग में। और किस तरह से बताते हैं कि उन दोनों का प्रेम है, दोनों बेलों को जब हल में जोता जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे पर कम भार रहे। और दोनों बेलों का नाम बताना भूल गया। दोनों बेलों का नाम है हीरा और मोती। एक बेल का नाम है हीरा, दूसरे बैल का नाम है मोती और उनका जो मालिक है उसका नाम है जूरी।
झूरी दोनों बैलों से बहुत अधिक स्नेह करता है और जो दोनों बैल हैं वो भी अपने मालिक से बहुत अधिक स्नेह करते हैं और दोनों बैल जो है वो एक दूसरे से भी बहुत स्नेह करते हैं, मोती हीरा से और हीरा मोती से। वो दोनों जब भी खेत में जाते हैं तो साथ जाते हैं, साथ ही आते हैं। जब खाना खाते हैं या मान लो जो खाना खाने की जगह रहती है वहां पर खाना खाने लगते हैं तो साथ मुंह डालते हैं उसमें और साथ ही निकाल लेते हैं। तो दोनों में बहुत स्नेह, दोनों कभी कभी आपस में एक दूसरे को चाट कर भी स्नेह प्रकट करते हैं और कभी कभी एक दूसरे से झगड़ कर भी स्नेह प्रकट कर लेते हैं। तो इसी पहले भाग में क्या रहता है कि जो झूरी है वो अपने साले गया को अपने बैल दे देता है। बैल वो लेकर जाते हैं कि मुझे खेती करने के लिए कुछ दिन के लिए बैल चाहिए, तो वह दोनों बैलों को लेकर जाता है। कौन? झूरी का जो साला है वो लेकर जाता है, लेकिन बैल ये समझ लेते हैं कि कहीं झूरी ने, उनके मालिक ने उन दोनों को बेच दिया है, उनके मालिक ने उन दोनों को बेच दिया है। इसलिए वो गया के साथ चले तो जाते हैं, लेकिन वहां वो जब खेत में लेकर जाता है तो वहां से वो उसका हल वगैरह लेकर और वहां से भाग आते हैं, घर पर भाग आते हैं। घर पर भाग आते हैं तो जो झूरी की पत्नी है वो नौकर को कहती है कि इनको किसी प्रकार का खाना नहीं देना है, इनको चारा नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत हरामी है या ये जो काम करके खुश नहीं है। तो ऐसा वो करते हैं। उसके बाद फिर जो झूरी का जो साला है वो वापस आ जाता है और वो दोनों बैलों को फिर से ले जाता है। अब यहाँ से दूसरी कड़ी स्टार्ट होती है। जब वो फिर से ले जाता है तो क्या होता है कि वह उनको 2 दिन तक बांधे रखता है और उनको चारा भी नहीं डालता। फिर एक दिन वह उनको खेत में लेकर जाता है, खेत में लेकर जाता है और दोनों को हल जोतता है। हल जोतता है तो वो दोनों मतलब हल में काम नहीं कर रहे होते, इसलिए वह जो हीरा है उसके नाक पर बहुत सारे डंडे मारता है। हीरा की नाक पर डंडे लगते हुए देखकर मोती को गुस्सा आ जाता है। तो आपको बता दूं कि इन दोनों में जो हीरा है वह शांत स्वभाव का है और जो मोती है वह बहुत ही मतलब क्रोधित या क्रोध करने वाला है, शांत स्वभाव का वो बैल है। तो मोती को जब ये मोती यहाँ देखता है कि हीरा के डंडे मारे जा रहे हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है और वह जो गले में हल पड़ा होता है वो सब लेकर भाग जाता है और उसको तोड़ देता है। लेकिन गले में हल आदि या सब कुछ वो जो डालने वाला होता है वो होने की वजह से वो ज़्यादा दूर भाग नहीं जाते और फिर से लोगों द्वारा पकड़े जाते हैं और उनको वापस घर पर बांध दिया जाता है। अब उनके लिए ये होता है कि उनको काफ़ी दिनों से चारा नहीं दिया जा रहा होता। तो ऐसी स्थिति में वही मतलब ये भैरव की लड़की बताई गई, उसको बताया गया कि भैरव की लड़की। अब यह समझ नहीं आ रहा कि गया के घर में भैरव की लड़की क्या कर रही थी। ठीक है, तो छोटी बच्ची होती है, उसकी माँ भी नहीं होती है, हो सकता है भैरव गया का नौकर हो। तो वह लड़की क्या करती है कि उन दोनों बैलों को हमेशा 2 रोटियां देती है। तो उन्हें वहां किसी प्रकार का प्यार नहीं मिल रहा होता है, वो किसी प्रकार का चारा भी नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन उन 2 रोटियों से उनकी पेट की भूख तो प्यास नहीं होती, लेकिन उनके मन की प्यास, जो हृदय की जो प्यास है वो शांत हो जाती है कि यहाँ भी हमें कोई प्यार करने वाला है। इस तरह से फिर एक दिन वो दोनों को खोल देती है। वो दोनों भागना नहीं चाहते, लेकिन वो इसलिए नहीं भागना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अगर भाग जाएंगे और अगर मालिक को पता चला कि इसने खोले हैं तो वह इन बच्चियों को मारेगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। लेकिन वह खोलकर और कहती है कि बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। तो ऐसा करके वो दोनों बैल भाग जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। अब आती है इसकी तीसरी कड़ी। 2 भाग हो गए, अब आती है इसका तीसरा भाग। किसका? 2 बैलों की कथा का। तो तीसरा भाग है, उसमें क्या रहता है कि जो दोनों बैल हैं वो बाहर दूर भाग कर आ जाते हैं। फिर वहां क्या है कि वो खेत में चल रहे होते हैं, दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। उसी मस्ती में एक जगह क्या होता है कि हीरा और मोती दोनों मस्ती करते हुए दोनों सींगों से एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते हैं। टक्कर में क्या होता है कि दोनों ऐसा लगता है कि जैसे लड़ाई पर उतारू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मोती संभल जाता है, और हालांकि वह शांत स्वभाव का नहीं है लेकिन फिर भी संभल जाता है, क्योंकि वो उसको जो अपना दोस्त हीरा है वो बहुत प्यारा है। और वो दोनों फिर वहीं खेत में चरने लग जाते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि एक सांड जो है वो उनकी तरफ आ रहा होता है, वह बहुत ही ताकतवर नजर आता है। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि किस प्रकार मतलब ताकतवर दुश्मन जो ताकतवर होता है, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते हैं तो हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। अब वो एक बार तो सोचते हैं कि हम भागें, लेकिन उनको ध्यान है कि अगर हम भागेंगे तो सांड हमें छोड़ेगा नहीं और वो हमें जरूर मार देगा। इसलिए हीरा उसको कहता है कि भागना कायरों की निशानी होती है और हम भागेंगे नहीं, पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो दोनों उसके साथ लड़ाई करते हैं। जैसे ही सांड हीरा पर प्रहार करता है
तो मोती उसको पीछे से टक्कर मारता है और फिर जैसे ही वो मोती पर प्रहार करता है तो हीरा उसको टक्कर मारता है। इस तरह से दोनों लगातार उस पर टक्कर से टक्कर मारे जाते हैं। तो इससे वह भाग खड़ा होता है, घबरा जाता है और वह भाग जाता है। इस तरह से दोनों जीत हासिल करते हैं। वहीं पर एक मटर का खेत होता है, तो मोती उस मटर के खेत में खाने के लिए जाना चाहता है और उसमें बहुत सारा पानी लगा होता है। तो हीरा उसे मना करता है कि हमें किसी के खेत में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए, लेकिन मोती नहीं मानता। वह कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और वह मटर के खेत में घुस जाता है। लेकिन मटर के खेत में क्या बहुत सारा पानी होता है, कीचड़ होता है, और इतने में मालिक आ जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और पकड़ने की कोशिश में मोती भागने की कोशिश करता है। हीरा तो भाग जाता है लेकिन मोती नहीं भाग पाता है। वहां अत्यधिक कीचड़ होने की वजह से वह फंस जाता है और वह पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद हीरा भी वापस लौट कर आ जाता है और मोती जब उसे कहता है कि तुम तो भाग सकते थे, तो उसने कहा कि हम दोस्त हैं और दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ इस मुसीबत में। इस तरह से वो लब पकड़कर उन दोनों को काजी हाउस में, काजी हाउस होता है जहां पर आवारा पशु या लोगों के किसी के खेत में जो जबरदस्ती घुस आते हैं, ऐसे पशुओं को वहां रख दिए जाते हैं। यहां से पार्ट शुरू होता है 4 नंबर। तो काजी हाउस में क्या है, दोनों को छोड़ दिया जाता है और वहां उनको मतलब सूखा चारा या नाम मात्र का चारा डाल दिया जाता है। वहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, सॉरी लोग नहीं, बहुत सारे पशु जो वहां है, जैसे बकरियां हैं, भेड़े हैं, गधे हैं, और भी बहुत सारे पशु जो है वो वहां है। और उनकी हालत बहुत खस्ता हो रखी है क्योंकि वहां चारे के नाम पर बहुत कम चारा मिलता है जिससे पेट नहीं भरता है। तो इस तरह की देख के, स्थिति देख के हीरा से नहीं रह जाता। हीरा कहता है कि मैं इस दीवार को तोड़कर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो फिर वो मोती कहता है कि मेरे तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि खाना न मिलने से बिल्कुल ताकत नहीं होती है मोती के अंदर। तो ऐसा पहली बार होता है कि वो प्रयास करता है हीरा। वैसे तो ज़्यादातर जो मोती है वही प्रयास करता है। तो हीरा क्या करता है कि दीवार को तोड़ने लगता है। वो काफ़ी देर तोड़ रहा होता है, तोड़ते तोड़ते उसका काफ़ी हिस्सा टूट भी चुका होता है। लेकिन तभी चौकीदार आ जाता है और हीरा को बहुत सारे डंडे मारता है, और डंडे मारने के बाद उसको बहुत बड़े रस्से से कसकर बांध देता है। अब वह चला जाता है। फिर वो उसको कहता है कि ऐसा प्रयास करने से क्या फ़ायदा जिसमें और बड़ी सजा हो जाए। तो वह हीरा कहता है कि प्रयास, सजा चाहे जितनी मर्जी बड़े हो जाए, लेकिन प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसी बात सुनकर मोती फिर उठता है और वह कहता है कि चलो मैं प्रयास करता हूँ। फिर जहाँ हीरा ने प्रहार किए थे वहीं उस दीवार पर मोती भी प्रहार करने लग जाता है। मोती भी प्रहार करने लग जाता है। तो इस तरह से दीवार टूट जाती है और फिर वह देखता है कि धीरे धीरे करके वह सभी पशुओं को भगाता है। लेकिन वह देखता है कि गधे जो होते हैं वो भाग नहीं रहे होते। तो यहाँ जो गधे प्रतीक हैं वो उन लोगों के प्रतीक हैं जो आने वाली समस्या से डरते हैं। गधों को जब भगाया जाता है तो वो कहते हैं कि क्या फायदा हो, अगर कहीं मालिक आ गया, उसने पकड़ लिया तो फिर वापस आना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि यहीं रहते हैं। तो कुछ लोग जो आलस्य के प्रतीक होते हैं उन पर ये गधों के बारे में कहा गया है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा किस लिए किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए वो गधे बताए गए। लेकिन वह सींग मारकर उनको भी भगा देते हैं। अब वो रस्सा तोड़ने का प्रयास करते हैं हीरा का, लेकिन रस्सा नहीं टूट पाता है क्योंकि रस्सा बहुत मोटा होता है। तो हीरा उसे कहता है कि तू, मोती को कहता है कि तू चला जा। मोती कहता है नहीं, मुसीबत के समय में जब दोनों साथ रहे हैं तो अब भी साथ ही रहेंगे। वह बैठा रहता है। फिर जैसे मालिक आता है, काजी हाउस का चौकीदार आता है, फिर उनको कुछ दिन के लिए बांध दिया जाता है मोटे रस्से से दोनों को, और दोनों को कुछ नहीं दिया जाता खाने पीने के लिए। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं दिया जाता, वो भूखे ही वहाँ केवल पीने को पानी दिया जाता है। काफ़ी दिनों तक रखने के बाद फिर उनको बाहर लिया जाता है। ये है 5वां हिस्सा। इस हिस्से में क्या है कि बाहर बोली लग रही होती है और वहाँ एक दड़ियल जो आया होता है, तो उनको देख के पता चल जाता है कि यह जो जरूर क्या है, कसाई है जो ले जाकर इनको काटेगा। अब वो उससे बचने का प्रयास करते हैं लेकिन बच नहीं पाते और वह उन दोनों को खरीद कर ले जा रहा होता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो लेकर जा ही रहा होता है कि वो देखते हैं कि अचानक उनको दिखाई देता है कि वो ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ जो जगह उनकी जानी पहचानी है, फिर उनको लगता है कि ये तो उनके ही खेत है। तो ऐसा देखकर वो उसको टक्कर मारकर भाग आते हैं और अपने मालिक के घर आ जाते हैं। मालिक उनको देखकर बड़ा खुश होता है, दोनों को चूमता है, दोनों को गले लगता है। लेकिन तभी पीछे पीछे में दड़ियल आ जाता है और दड़ियल उनको कहता है कि ये मैंने खरीदे हैं। तो वो हुजूरी कहता है कि ये कैसे खरीद सकता है, मालिक मैं इनका हूँ, मेरे ये मतलब घर पे खड़े हैं तो इसलिए मेरे बैल हैं और मेरे बैलों को कोई और कैसे खरीद सकता है।
लेकिन वह नहीं मानता, जिद करता है, जूरी के साथ झगड़ा करता है, तो मोती उसके पीछे दौड़ता है और उसको गांव से बाहर निकाल कर आता है। इस तरह से एक बार फिर से जूरी और अपने दोनों बैलों को प्राप्त करता है। हीरा और मोती को सभी बहुत खुश होते हैं। तो ये कहानी जो हमें प्रेरणा देती है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारी जीत अवश्य होगी। और इसी तरह से मतलब वो स्वतंत्रता के लिए हमें लगातार, और स्वतंत्रता की कड़ी में जो स्वतंत्रता का आंदोलन उसके लिए भी ये एक प्रेरणा के रूप में है कि हमें लगातार प्रयास करता रहना चाहिए, और जो व्यक्ति प्रयास करता रहेगा उसे अंत में स्वतंत्रता अवश्य मिलती है। तो ये थी दो बैलों की कथा कक्षा 9 के लिए। तो अब अपने देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को बताने का प्रयास किया है। किसके? कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को बताने का प्रयास किए गए। इसके अलावा दो बैलों की कथा जो है, या दो बैलों की कथा जो कहानी है, वो आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी कहानी है। आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि आजादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत ही कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। इसी तरह जो कहानी है, इसके जो मुख्य बिंदु है उनको हम देखेंगे कि बताया गया, इस कहानी में बताया गया है कि जानवरों में जो सबसे अधिक बुद्धिहीन माना जाता है वो माना जाता है गधा। जब किसी को बेवकूफ कहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ब्याई हुई गाय जो होती है वो सिंहनी से भी, ये प्रश्नों के रूप में है, तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो ये अधिकतर उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह करने के बाद आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आता न हो। और अब तो कक्षा 9 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उसमें भी अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं लगातार। ठीक है, ब्याई हुई जो गाय होती है वो सीने का रूप कौन धारण कर लेती है? ब्याई हुई गाय। ऋषि मुनियों के सभी गुण किस में विद्यमान रहते हैं? ऋषि मुनियों के सभी गुण। अब देखो यहाँ बड़ा प्रश्न बनता है कि ऋषि मुनियों के सभी गुण किस में विद्यमान रहते हैं। तो अब साधारणतः हम सोचेंगे कि दो बैलों की कथा है तो हम कहेंगे बैलों में, नहीं, ऋषि मुनियों के सभी गुण किस में विद्यमान रहते हैं? गधे में। किस में बताए गए हैं? गधे में बताए गए हैं। भारतवासियों के इसमें एक और प्रकरण आया है कि भारतवासियों की अफ्रीका अमेरिका में दुर्दशा के कारण, अफ्रीका और अमेरिका में, क्यों भारतीयों की क्या रहती है? अफ्रीका और अमेरिका में दुर्दशा रहती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण इसी अध्याय में बताया गया कि वे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कल के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते और जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। इसलिए क्या है? भारतवासियों के अफ्रीका व अमेरिका में दुर्दशा होती है। अब इसी पाठ में बताया गया है कि गधे का छोटा भाई, गधे का छोटा भाई किसको कहा गया? बैल को। और बच्चे का ताऊ किसको कहा गया है? बैल को। अब इसके अंदर एक कथन हो रहा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होगी, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होगी, अवश्य ही उनमें कोई अदृश्य शक्ति होगी। किनमें? दोनों बैलों में। दोनों बैलों के बारे में कहा गया है। हीरा मोती अपना जो प्रेम है वो कैसे प्रकट करते थे? अभी बता चुका हूं कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और कभी दोनों सींग मिलाकर भी अपना प्रेम प्रकट करते थे। हीरा मोती जब हल या गाड़ी में जोते जाते थे तो दोनों का यह प्रयास रहता था कि ज्यादा से ज्यादा भार उसके कंधे पर, मतलब हीरा यह सोचता था कि मेरे कंधे पर आए और मोती यह सोचता था कि मेरे कंधे पर। वो दूसरे को भार कम देना चाहते थे। यही सच्ची दोस्ती होती है। हीरा मोती दोनों साथ खाने में मुंह हटा लेते थे और साथ ही खाना शुरू करते थे। इसके अलावा इसके मुख्य बिंदु है कि जब उनको बाहर भेजा जाता है, किनको? इनको दोनों बैलों को, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। दोनों बैलों का कथन जब सूरी उन्हें ससुराल भेज रहा था, अपने ससुराल भेज रहा था, तब उनका यह कथन था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कहीं हमें बेच दिया है। इसके बाद आते हैं, प्रथम बार हीरा मोती जूरी के साले के यहाँ रात को पगे तोड़ाकर जूरी के पास आ गए थे। अब वो कितनी बार आए थे आपको बता दूं। पहली बार कैसे आए थे? पगहे, जिनसे उनको बांधा गया था, उनको तुड़वाकर, उन्होंने जोर मारा और तुड़वाकर वापस जूरी के पास आ गए थे। ठीक है, फिर दूसरी बार गए तो दूसरी बार कैसे तुड़वाकर भागे थे? दूसरी बार खेत से भागे थे, लेकिन गले की मोटी रस्सी के कारण पकड़े गए और हीरा मोती जूरी के साले के यहाँ भैरों की लड़की द्वारा दूसरी बार वो क्या गए भी खेत में से तुड़वाकर भागे थे, जहां उनके पीछे क्या
गले की मोटी रस्सी के कारण पकड़े गए थे और उनको वापस बांध दिया गया था। अब तीसरी बार उन्होंने भागने का प्रयास किया। तीसरी बार कब किया? जब लड़की ने, भैरव की लड़की ने उनकी रस्सी खोल दी थी और वो वहां से भाग गए थे। और चौथी बार हीरा मोती काजी हाउस से दीवार तोड़कर भागे थे, ठीक है। और पांचवी बार दड़ियल के हाथ से रस्सी छुटाकर भागे थे। ये 5 बार है जब वो भागे थे। इनमें से एक बार वो पकड़े गए थे, बाकी बार नहीं पकड़े गए थे। पहली बार जब वो भागे थे, पग हेतु उड़ाकर भागे थे और पहुंच गए थे। पहली बार पग हेतु उड़ाकर भागे थे और जूरी के पास पहुंच गए थे। दूसरी बार वो हल चलाते हुए खेत से भागे थे, लेकिन गले की मोटी रस्सी के कारण वापस पकड़े गए थे। और तीसरी बार वो कहां से भागे थे? जब भैरव की लड़की ने उनकी रस्सी खोली थी। और चौथी बार वो काजी हाउस से भागे थे और पांचवी बार वो दड़ियल के हाथ से भागे थे। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। कौन सा दृश्य? जब हीरा मोती जूरी के साले के यहां से प्रथम बार आए थे, वो दृश्य। जूरी के साले के यहां से प्रथम बार आए थे। मतलब ये कथन हमें ध्यान रखना है। कब? क्योंकि इस प्रकार के 2 होंगे। एक बार तो जब वो आखिर में आते हैं तब भी इसी प्रकार के कथन होगा, और एक जो पहले आते हैं, इन कथनों में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो ये क्या है? जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। कौन सा दृश्य था? जब पहली बार आए थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी। कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? जब बैल पहली बार आए थे, ठीक है ना। उसके साले के यहां से जब पहली बार आए थे तो वह घटना अभूतपूर्व थी। बेल नहीं, वे उस जन्म के आदमी है। किसका कथन है? बालक का। किसका कथन है? ये बालक का, प्रेमचंद का नहीं है, कथ बालक का है। जापान की एक विजय ने, किसे? एक विजय ने संसार में उसने बढ़िया बना दिया था, संसार की सभी जातियों में, जापान को। बेल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, कथन है। बड़ा कठिन कथन है। बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे, किसका कथन है? मोती का। गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे, मैंने बता दिया था कि गया ने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती से असहन नहीं हुआ और वह सब तोड़कर भाग गया। लेकिन क्या पकड़ा गया था या भाग गया था? नहीं, पकड़ा गया था। यह कब की बात है? जब दोनों बैल खेत में काम करने के लिए गए हुए थे गया के साथ। दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कैसे भोजन मिला था? जब भैरव की लड़की उन्हें 2 रोटियां खिलाने के लिए आई थी तब। औरत जात पर सींग चलाना, अब देखो इस प्रकार की जो बातें हैं वो किसकी रहेगी? हीरा की। औरत जात पर सींग चलाना मना है, किसका कथन है? या किसके? ये वाक्य है हीरा का। चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे, किसका है ये? भैरव की लड़की का। भागना कायरता है, किसकी बात है? हीरा की। ये कब की बात है? जब वो सांड से लड़ रहे थे तब वो कहता है, मोती कहता है कि भाग चलते हैं, तब हीरा कहता है कि भागना कायरता है। गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। जब वो नीचे गिरा हुआ होता है और मोती उसको जान से मारने की बात करता है तब हीरा कहता है कि नहीं, गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए और बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो। ये किसकी बात है? मोती की, क्योंकि मोती क्रोध वाला बैल था। मटर के खेत में हीरा के मना करने पर भी कौन गया था? मोती गया था खाने के लिए। मटर के खेत में कौन पकड़ा गया था? मोती पकड़ा गया था। लेकिन मोती के पकड़े जाने के बाद भी कौन नहीं पकड़ा गया था? हीरा नहीं पकड़ा गया था। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, किसने कहा था? हीरा ने। जब काजी हाउस में मोती ने कहा कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, तब हीरा ने कहा था कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, आओ दीवार तोड़ डाले। तब मोती कहता है कि ऐसा जोर मारने से क्या फायदा जिससे और ज्यादा मुसीबत में फंस जाए। तो मोती काजी उसकी दीवार तोड़ना शुरू करता है और लगभग 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद वह दीवार टूट जाती है। कौन? मोती। क्योंकि हीरा जब दीवार तोड़नी शुरू करता है तो वह तो पकड़ा जाता है, चौकीदार पकड़ लेता है और उसको मोटे रस्से से बांध देता है। लेकिन उसी से प्रेरित होकर मोती फिर उस दीवार को तोड़ने लगता है और 2 घंटे की कसमकस के बाद वह उस दीवार को तोड़ देता है। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? किसका कथन है? मोती का। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमारी सहायता की थी और इस बार फिर करेंगे। तो इस तरह से ये प्रमुख कथन थे। इसके अलावा जो है मुख्य बातें थोड़ी सी और है, ठीक है। तो इस तरह से ये थी 2 बैलों की कथा, कक्षा 9 की क्षितिज में लगी हुई 2 बैलों की कथा, जो हिंदी साहित्य के 2nd ग्रेड में रहेगी। इसी तरह से आगे भी हम बहुत सारी किताबों के बारे में प्रश्न उत्तर सब लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं।